नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लास में स्वागत है। आज क्लास 12 का इतिहास का 7वां अध्याय जिसका नाम है विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी। 2 अंक वाले प्रश्न है। हम्पी नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नगर बसा हुआ है। पंपा किस देवी का नाम है? देवी पंपा पार्वती का नाम है। कॉलिन मैकेंजी कौन था? उसका भारतीय इतिहास में योगदान बताओ। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। 1754 में मैकॉलिन मैकेंजी का जन्म हुआ था। कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 ईस्वी में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में उनकी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। हम्पी के मंदिरों की विशेषताओं का वर्णन करें। हम्पी के मंदिर अत्यंत अलंकृत स्तंभ युक्त मंडप थे। विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे को अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे सम्मिलित हैं। विट्ठल और हजारा राम मंदिर यहाँ प्रमुख है। विजयनगर की जल आवश्यकता को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तुंगभद्रा द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर में उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास की पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं पर बांध बनाकर अलग अलग हौज बनाए गए थे। शुष्क क्षेत्र होने के कारण पानी के संचय और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण हौज का निर्माण प्रारंभिक शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। लघुत्तरीय प्रश्न। शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे और नुकसान थे? आंसर। विजयनगर शहर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को चारदीवारी के अंदर रखने से हमारे विचार से अनेक लाभ और हानियाँ हुई थी, जिसका विवरण इस प्रकार है। कृषि क्षेत्र में खेतों के आसपास सामान्यतः साधारण जनता और किसान रहते थे। बागों और खेतों में की रखवाली करना आसान था। प्रायः मध्यकालीन घेराबंदी का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण हत्या डालने के लिए करना होता था। युद्ध काल में शत्रुओं द्वारा घेराबंदी कई महीनों तक जारी रखी जाती थी, यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। किलाबंद खेती योग्य भूमि को चार दीवारों के अंदर रखने से नुकसान यह था कि प्रायः बाहर रहने वाले किसानों को आने जाने में द्वारपालों से इजाज़त लेनी होती थी। साथ ही शत्रु द्वारा घेराबंदी होने पर बाहर से कृषि के लिए आवश्यक जरूरत पड़ने पर बीज, उर्वरक, यंत्र आदि बाहर के बाजारों से लाना प्रायः कठिन था। यदि शत्रु पक्ष के द्वारा काटी गई फसल को आग जला दिया जाता तो आर्थिक हानि बहुत व्यापक हो सकती थी। अगला क्वेश्चन। आपके विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का क्या महत्व था? हमारे विचार में महानवमी डिब्बा से संबंध अनुष्ठानों का व्यापक महत्व था। विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर महानवमी डिब्बा नामक
विशाल मंच होता था। इसकी संरचना से जुड़े अनुष्ठान सामान्यतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जिसे दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रि, महानवमी नामों से जाना जाता है के महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज के अश्व की पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों और रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधिनिष्ठ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। विजयनगर साम्राज्य की विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं? इसका अर्थ हुआ कि जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। सामान्य लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण प्राप्त नहीं होते, क्योंकि सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल, छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार से के संप्रदायों के हलचल प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में साधारण लोग विभिन्न संप्रदायों जैसे हिंदू, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, इस्लाम के अनुयायी रहते थे। वह विभिन्न भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि का प्रयोग करते थे। सामान्य लोगों में कुछ छोटे व्यापारी और कुछ सौदागर भी थे जो गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में रहते थे। इनमें कुछ व्यापारी बंदरगाह शहरों में भी रहते थे। स्थानीय वस्तुओं जैसे मसाले, मोती, चंदन आदि के साथ साथ कुछ व्यापारी घोड़े और हाथियों का व्यापार भी करते थे। किसान, श्रमिक, दास आदि को भी साधारण लोगों में शामिल किया जा सकता था। साम्राज्य में कुछ सामान्य ब्राह्मण, व्यापारी और दास दासियां भी थे। साधारण लोग कृषि कार्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के तथा कथित छोटे समझे जाने वाले कार्य भी किया करते थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में अमर नायक प्रणाली के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इस सैनिक प्रणाली का विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं में दिखाया गया है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली से के लिए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों में रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमर नायकों के दल आवश्यकता से समय विजयनगर के शासकों को भी एक प्रभावी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपने स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे।
ये अमरनायक राजा के नियंत्रण में रहते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाते थे। 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। धन्यवाद। इतिहास 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑफलाइन के लिए कमेंटरी मसौढ़ी में संपर्क कीजिएगा।